हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन एकेडमी। बच्चों, पवन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस, और आज हम लोग उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि एंट्रेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अपनी रेगुलर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, बहुत दिनों से मैं आपको दिखाते आ रही हूँ पेंडुलम हाथ में लेके, उसके साथ देखो पेंडुलम को ऑसिलेट कर रही थी। बहुत दिनों से हम लोग इसको देखते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग एक्चुअल में इसको स्टडी करेंगे। सब लोगों को पता है पेंडुलम क्या होता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 सेकेंड। देखो, 1 मिनट, सबको दिख रहा है? ये स्क्रीन में दिख रहा है कि मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। सर कैन यू क्रॉस वेरीफाई प्लीज। तो बच्चों, पेंडुलम क्या होता है सबको पता है। हम क्या करते हैं, पेंडुलम को एक रिजिड सपोर्ट को एक स्ट्रिंग मैंने लिया है। यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, हमने क्या क्या लिया देखो। एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे लिया है। एक स्ट्रिंग लेने के बाद एक पार्टिकल, एक बॉब मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है ना। फिर हमने क्या किया, इसको एक रिजिड सपोर्ट को, मतलब यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसको टाई किया। तो ये जो होती है इस पेंडुलम की, ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम पेंडुलम कहेंगे। फिर ये जो होती है पेंडुलम की, इसको कहा जाता है मेन पोजीशन, राइट। जब हम इसको यहाँ से हटा दें, हटाने के बाद ये यहाँ पे आएगा, ओके। ये उसकी क्या बनेगी, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। वापिस से यहाँ पे आएगा मेन पोजीशन, इस डायरेक्शन में जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब ये पेंडुलम देखो, जब हम इसको यहाँ से हटा के मैं इसको रिलीज कर देती हूँ तो ये अपने आप ऑसिलेट होना स्टार्ट करता है। और ये कौन सी मोशन है बच्चों, अगेन एंड अगेन ऑन द सेम पाथ ये क्या कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी पेंडुलम का आज हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं। एंड और तो और इस टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ लॉज है वो भी हम लोग देखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड ये टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो पहले तो हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। डेरिवेशन में आपको डिटेल में लिख के दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि मैम डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होता है वो भी दिया करो, तो मैं वो भी देने वाली हूँ, आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, आज का हमारा ऑसिलेशन का चल रहा है पार्ट 7, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सिंपल पेंडुलम स्टडी करेंगे, उसका टाइम पीरियड देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इस ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें बच्चों अपने मोबाइल में। इसमें हम लोग सभी वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, नोट्स एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग जरूर देंगे। उसके बाद देखो, अभी आज का टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल पेंडुलम। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इसको तो प्रैक्टिकली हमने देख लिया, एक बार इसका ड्राइंग भी देख लेते हैं। ये है हमारा स्ट्रिंग को हमने ये बॉब ट्राई किया। फिर मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दिया और कहाँ पे लेके गए, ये होगी उसकी मेन पोजीशन, ये होगी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ऑलरेडी हमने इसको बहुत बार एक्सप्लेन किया है बच्चों, इसके प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें, वहाँ पे मैंने बहुत बार उसको एक्सप्लेन किया है। देन ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ओके, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसको मैंने कुछ एंगल के लिए हटा दिया था, थीटा जितने एंगल्स मैंने इसको हटा दिया। फिर वो इस साइड जाएगा, यहाँ से ऑसिलेशंस करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बहुत बार इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, मतलब पेंडुलम क्या होता है। अब पेंडुलम यहाँ पे 2 टाइप के हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला होता है आइडियल सिंपल पेंडुलम, आइडियल सिंपल पेंडुलम ये एक होता है। एंड दूसरा होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम, ओके।
तो ऐसे दो टाइप्स के पेंडुलम होते हैं, आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। तो दोनों की डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम ही हम लोग यूज करते हैं, आपकी लैबोरेटरी फिजिक्स की लैब में होगा अवेलेबल, देखो जरा जाके, तो वहाँ पे पेंडुलम जो होता है वो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम होता है। तो सबसे पहले तो आइडियल सिंपल पेंडुलम मतलब ये तो हम बस इमेजिन कर सकते हैं। ओके, क्या किया है? An ideal simple pendulum is a heavy particle suspended by a massless inextensible flexible string from a rigid support। तो हमने क्या किया? यही तो किया है। मैंने क्या किया? एक massless inextensible string ली और इसको एक heavy bob हमने सस्पेंड किया, कुछ like this। तो ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम। यही होता है प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में हम लोग क्या करेंगे? इस स्मॉल हेवी डेंस स्फीयर कॉल्ड बॉब, एक हेवी डेंस स्फीयर लेंगे हम लोग, जिसको हमने सस्पेंड किया लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट को लगा के उसको सस्पेंड किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं लेंथ की। अब देखो लेंथ एग्जैक्टली होती क्या है, मैं आपको बता दूं। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, लेंथ कौन सी लेंगे पता है क्या? ये स्ट्रिंग की जो लेंथ रहेगी वही वो लोग इसकी लेंथ कंसीडर करेंगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम की। लेकिन ऐसे नहीं है। लेंथ ऑफ पेंडुलम हम लोग कौन सी लेने वाली है? थर्ड पॉइंट आपका वही है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, जो हमारे फॉर्मूले में आने वाली है। तो वो लेंथ को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? देखो, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? देखो, जो बॉब मैंने दिया है, इस बॉब को सेंटर से हम लोग लेने वाले हैं। ये सेंटर से इसका जो रहेगा, ये क्या रहेगा? इसका रेडियस, जिसको हम r कंसीडर करेंगे, और ये उसकी लेंथ। तो बच्चों लेंथ हम लोग स्मॉल l से यहाँ पे डिनोट करेंगे। स्मॉल l हम कहाँ से लेंगे? रिजिड सपोर्ट से लेके कहाँ तक? पॉइंट ऑफ ग्रेविटी जो रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट बॉब, जो स्फीयर हमने कनेक्ट किया है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम लेंथ बोलेंगे, L प्लस R। ओके, मतलब लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम हम यहाँ से मेजर करके यहाँ तक तो L लेने ही वाले हैं, उसके आगे जो ये स्मॉल r रहेगा L प्लस R, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इसी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन and center of gravity, distance between the point of suspension and center of gravity of the bob, point of oscillation, is called the length of simple pendulum, that is L plus R। okay, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं L, यहाँ एक्चुअली कैपिटल L चाहिए, तो स्मॉल l इज इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल L प्लस R। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा लेंथ। मतलब सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम, सेम डेफिनेशन है दोनों में, हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है? स्मॉल हेवी पार्टिकल, स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो दोनों की डेफिनेशन नियरली सेम है। बच्चों अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत बार इसका डेरिवेशन आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से निकालोगे। ये है हमारा पेंडुलम। पेंडुलम को हमने क्या किया? स्मॉल एंगल से यहाँ से हटा दिया। ठीक है, कितने एंगल से? स्मॉल एंगल, एंगल इज वेरी स्मॉल, आपको थीटा बहुत ही छोटा लेना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो है लेंथ है, फिर पार्टिकल यहाँ चला गया, यहाँ पे जाने के बाद वो मीन पोजीशन पे आएगा, वापस कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और ऐसे ऑसिलेशंस करना स्टार्ट करेगा, कुछ ऐसे ऑसिलेट होगा। ठीक है, अब देखो इस पार्टिकल के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको इसका जो डायग्राम है, उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हमें लिखना होगा। क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, हमने क्या किया है? लेट अस कंसीडर, स्टेटमेंट भी मैं देने वाली हूँ स्टूडेंट, डोंट वरी। बड़ा है तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ स्टेटमेंट, यहाँ पे थोड़ी जगह रखते हैं, यहाँ से हम लोग फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, लेट अस कंसीडर
let us consider a small heavy sphere, with inextensible massless flexible string suspended to a rigid support, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, rigid support। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे बच्चों? सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे let m is equal to mass of that sphere, कहीं कहीं जगह पे इसको पार्टिकल भी कहा है, ठीक है। देन L is equal to length of the pendulum, ठीक है। ओके, थीटा इज इक्वल टू angle made by the pendulum, string बोलो, at rigid support, ओके। क्या क्या है उसमें सब कुछ लिख दो, रिजिड सपोर्ट। देन उसके बाद और क्या क्या है? T इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, उसके बाद T डैश हम लोग यहाँ पे लेंगे टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ओके, अभी देखो बच्चों, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सब एक्सप्लेनेशन, जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है। हमेशा डेरिवेशन आप ऐसे ही लिखोगे, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना उसको एक बार लिख दो। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे इसका वर्किंग, मतलब अभी हम लोग क्या करने वाले, हमने क्या किया, वो स्मॉल बॉब को हमने क्या किया, इस स्मॉल बॉब को स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया एंड रिलीज किया, देन इट स्टार्ट टू ऑसिलेट बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। ओके, दैट मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म। तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट में लिखती हूँ, when a particle is displaced with small angle theta from its mean position and displaced and released, then it starts to oscillate. Okay, starts to oscillate, वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। ये पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चों इस स्फीयर के ऊपर, पार्टिकल के ऊपर कितने टाइप्स के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। अब ये जो स्फीयर है इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? देखो, सबसे पहला फोर्स जो है वो है टेंशन, जो कहाँ, हमेशा याद रखो टेंशन हम लोग कैसे पहचानेंगे, टेंशन हमेशा होता है सपोर्ट की तरफ। या फिर आप क्या करो, जिस ऑब्जेक्ट का टेंशन आपको निकालना है वहां पे बैठ के छतरी खोल दो, है ना। छाता जहां पे खुलेगा वहां पे टेंशन होगा। मतलब देखो, यहाँ पे बैठने के बाद मैं छाता कहाँ खोलूंगी, अम्ब्रेला, पता है ना सबको, छतरी, छाता, अम्ब्रेला सबको पता है। छाता कहाँ खुलता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे बैठने के बाद मैंने छाता खोल दिया, कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टी डैश हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड।
यहाँ पे टेंशन टी डैश क्यों लिया, क्योंकि टाइम पीरियड के लिए ऑलरेडी टी में कंसीडर कर चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मान लो इसका ये पहला कंपोनेंट हो गया, आई मीन ये पहला फोर्स हो गया, विच वन, दैट इज टेंशन, ओके। तो फोर्थ पॉइंट में हम उसी की बात करेंगे। नाउ द फोर्स, जो आपके दिमाग में है ना बच्चों, उसको लिख देना, यही चाहिए टीचर को, और क्या चाहिए। चेक करते, अभी मैंने खुद बोर्ड के पेपर चेक किए तो मुझे पता है, बोर्ड के पेपर चेक करते वक्त हम क्या देखते हैं, बच्चों को क्या क्या पता है। लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो गई, नो प्रॉब्लम, आप क्या करो, आपके दिमाग में जो है ना उसको लिख दो। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, आप मराठी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके दिमाग में है, आपको जो समझा है, बस उसको आप लोग एक लैंग्वेज में लिख दो। वही स्टेटमेंट आसान है, वही आपका पूरा स्टेटमेंट रहेगा और वही आपका डेरिवेशन रहेगा। बस डेरिवेशन के स्टेप्स जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से लिखो, और लास्ट का फॉर्मूला प्रॉपर आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। लास्ट का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको 100% एज इट इज होना चाहिए। बट ये बीच की स्टेप्स है ना, आप अपने हिसाब से बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अभी देखो, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, acting on the particle is कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? पहला फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, पहला कौन सा है? टी डैश, मतलब टेंशन, टेंशन टी डैश टूवर्ड्स द सपोर्ट, टूवर्ड्स द सपोर्ट, ओके, ये पहला टेंशन हो गया, ठीक है। उसके बाद और कौन सा फोर्स एक्ट होगा, सोचो जरा, उसका वेट, जो कहाँ पे रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये वेट जो है वो तो हमेशा कहाँ लगता है? वेट हमेशा लगता है डाउनवर्ड, वो भी स्ट्रेट डायरेक्शन में। वो पार्टिकल के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, एटीट्यूड वाला फोर्स, एटीट्यूड है उसके अंदर, वो बस डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो ये वेट हमेशा कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे तो टेंशन को बैलेंस करने वाला वेट चाहिए, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी, बाद में लिखते हैं इस पॉइंट को, हम लोग पहले यहाँ समझ लेते हैं। इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगी, पहला कंपोनेंट में इस साइड करूंगी, दूसरा कंपोनेंट में इस साइड करूंगी। कंपोनेंट को रिजॉल्व करके आना चाहिए बच्चों, ये नहीं आता तो क्लास 11th का मैथमेटिकल मेथड्स का जो मेरा लेक्चर है वो जरूर देखें, उसमें मैंने रिजोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट ये टॉपिक लिया है, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं। अगर नहीं आता तो ध्यान दे दो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये mg यहाँ लग रहा है, बट मुझे है ना इसकी लाइन वाला चाहिए, इसमें लाइन में जो है वो चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये भी एंगल कितना रहेगा? थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के साथ बना रहा है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन के साथ थीटा ही एंगल बनाएगा। मैं यहाँ पे थीटा नहीं ले सकती, ये थीटा है तो इसकी लाइन में ये थीटा रहेगा, स्लोप वहां पे है, ठीक है। तो थीटा की साइड में कौन सा होता है? ये अगर mg है तो थीटा की साइड वाला हमेशा होता है, एडजेसेंट साइड वाला कौन होता है? cos थीटा। तो थीटा की साइड वाला हमेशा कौन सा रहेगा? cos थीटा, और उसके साथ ये फोर्स लगा दो mg, ओके। सिमिलरली थीटा के परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन को परपेंडिकुलर ये कौन है? दैट इज mg sin थीटा। तो ये वाला है mg cos थीटा, ये वाला है mg sin थीटा, ठीक है। ये दो कंपोनेंट हो गए किसके? वेट के। तो मैं अभी दूसरा फोर्स लिखती हूँ यहाँ पे। दूसरा फोर्स कौन सा है? वेट, वेट mg which is acting in downward direction, acting यहाँ पे लिखते हैं in downward direction, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ये अभी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है। तो अभी यहाँ पे ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स।
कंपोनेंट्स। फर्स्ट, पहला कंपोनेंट कौन सा है? वेट रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला mg cos थीटा, mg cos थीटा, और दूसरा कौन सा है? mg sin थीटा। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। आप देखो बच्चों, पांचवा पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये जो mg sin थीटा। अब मैंने आपको क्या बताया है कि SHM मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसका फोर्स हमेशा कहाँ पे होता है? देखो, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो इसका फोर्स हमेशा कहाँ पे होता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब ये स्टार्ट होगा और यहाँ से ऐसा ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा, तो ये हमेशा कहाँ आना चाहता है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी घूम फिर के कहाँ जाना चाहता है? अपने घर। तो इसका घर कौन सा है? ये वाला घर। ओके, ये वाला घर है उसका, तो ये घूम फिर के वापस कहाँ आना चाहता है? उसके घर पे आना चाहता है। ठीक है, तो उसको हमेशा फोर्स कहाँ लग रहा है? ऐसे मैं बताना चाहती हूँ, फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और उसी फोर्स को हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया था, उसको क्या कहा था? रेस्टोरिंग फोर्स। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स acting on the particle is, acting on the particle is, क्या होता है? F is equal to, F क्या होता है? देखो यहाँ ये फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स मतलब ये डिरेक्शन वाला फोर्स, तो ये डिरेक्शन में एक्ट होने वाला फोर्स कौन है? यहाँ पे mg sin थीटा। बच्चों याद है हमने इसको माइनस कहा था, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होता है। तो ये मैंने इसको, यहाँ पे फोर्स कौन सा है? रेस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? माइनस mg sin थीटा, क्योंकि इसको नेगेटिव साइन देते हैं। जैसे हमने F इज इक्वल टू माइनस kx कहा था, ऐसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस mg sin थीटा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा है कि ये जो हमारा थीटा है, वो थीटा बहुत ही छोटा हमने लिया है, लेस देन 10 डिग्री, मतलब बहुत ही छोटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ये थीटा हमने बहुत छोटा लिया है, उसकी वजह से हम लिखेंगे साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू, क्या है यहाँ पे? थीटा है। थीटा बहुत ही छोटा है, उसकी वजह से साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है? दैट इज नियरली इक्वल टू थीटा के इक्वल होता है। अब थीटा यहाँ पे क्या रहेगा? देखो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये डिस्टेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू L, ये L है। एंड ये डिस्टेंस कितना है बच्चों? इसको मैं x मान के चलती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, कौन सा? O, इसको मैं A नाम लेती हूँ, इसको मैं B नाम लेती हूँ। अगर ये ट्रायंगल में लेती हूँ, कौन सा? OAB, ये ट्रायंगल मैंने लिया। कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल OAB। इस ट्रायंगल में थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका अपोजिट साइड कौन सा है? x, इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा है? L। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? x अपॉन L। इससे मुझे थीटा मिलेगा। देखो थीटा इज इक्वल टू कितना है? थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है x अपॉन L। ये मुझे थीटा की वैल्यू मिल रही है। अब इस थीटा की वैल्यू को मैं f के फॉर्मूले में पुट करती हूँ। ठीक है बच्चों, क्या 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 समझ में आया? अभी तक मैंने बस f निकाला है, अभी तक हम लोग टाइम पीरियड के पास नहीं गए, बस अभी मैंने क्या निकाला है? f निकाला है। कैसे निकाला समझ में आया? वापस मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, पहले डेरिवेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब इस थीटा को मैं f के फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पेज मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज ले लेती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है टाइम पीरियड का, लेकिन इजी है। अगर आप उसको अच्छे से एक बार लर्न करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। ऑलरेडी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिजिक्स के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। डेरिवेशन जितने भी होते हैं 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख लो, आपको 100% लिखते आएगा, गारंटी के साथ लिखती हूँ। तो अभी f मुझे क्या मिलेगा बच्चों? f इज इक्वल टू मुझे मिलेगा माइनस mg थीटा। साइन थीटा की जगह में मैंने थीटा पुट किया, एंड थीटा जो अभी हमने निकाला, कितना निकाला थीटा?
x अपॉन l, तो मैं इस थीटा को यहाँ पे पुट करती हूँ, f इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइड बाय एल। ठीक है, अब हमें पता है कि न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फोर्स का एक अलग इक्वेशन देता है, तो वो इक्वेशन में यहाँ पे पुट करने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं यहाँ पे पुट करती हूँ मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइड बाय एल। तो बच्चों ये a एंड ये a दोनों यहाँ पे कैंसिल हुए। अगर मैं यहाँ पे a एज इट इज रखूँ एंड इस x को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, a डिवाइड बाय x इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l एंड इन मैग्नीट्यूड। अभी यहाँ डायरेक्शन हमने क्यों कंसीडर की थी, क्योंकि फोर्स यहाँ मीन पोजीशन पे है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ मीन पोजीशन से अवे है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से हमने निगेटिव साइन लिया था। बट अभी मुझे बस मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे यहाँ निगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। तो इन मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या बनेगा, a डिवाइड बाय x इज इक्वल टू g अपॉन n। इसको मैं थोड़ी देर के लिए संभाल के रखती हूँ, आगे मैं इसको यूज करने वाली हूँ। अब चलते हैं बच्चों टाइम पीरियड के फॉर्मूले की तरफ। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है ना। एक बार देख लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है, दैट इज कितना है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। बच्चों ओमेगा का फॉर्मूला आपको याद है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है, कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैग्नीट्यूड में कंसीडर नहीं कर रही, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, a डिवाइड बाय एक्स। इससे मुझे ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट a अपॉन एक्स। बच्चों a अपॉन एक्स तो मेरे पास कुछ अलग ही है, तो इसको मैं उसके अंदर पुट कर सकती हूँ, राइट। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट a अपॉन एक्स, एंड इस a अपॉन एक्स की जगह पे मैं ये पुट करूंगी, दैट मीन्स t इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट g डिवाइड बाय l। ओके, इसी को मैं लिखती हूँ कैसे, उल्टा करके, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ओके, ये है बच्चों, एक मिनट, यहाँ ना स्मॉल l लिया है, आपके बुक में भी इसको स्मॉल l से ही डिनोट किया है, तो मैं क्या करती हूँ, चलेगा, स्मॉल l से, लेट मी चेक, यहाँ पे हमने कैपिटल L से लिखा है, नहीं स्मॉल l से दिखाया है, तो मैं इसको स्मॉल l से ही दिखाती हूँ, स्मॉल l। यहाँ पे भी हम लोग इसको स्मॉल l से ही दिखाते हैं, ताकि आपके बुक में जो दिया है ना वही लेती हूँ, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। एक तो मैं कौन से भी सिंबल पुट कर देती हूँ, बच्चे बोलेंगे मैम कहीं से भी सिंबल उतार के निकाल देते हैं, हमें कंफ्यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्मॉल l लेती हूँ, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा a बाई एक्स था ना, इसको g बाई स्मॉल l मैंने लिया, और यहाँ पे भी मैं स्मॉल l ही लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज स्मॉल l अपॉन g। अंडरस्टैंड एवरीवन। तो ये मिला बच्चों मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओके, दिस इज टाइम पीरियड। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे टाइम पीरियड को, तो टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन कहाँ पे, किसके ऊपर डिपेंड, 2 पाई तो कांस्टेंट है, l मतलब क्या, लेंथ ऑफ पेंडुलम, सबसे पहला पॉइंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम। दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। इससे हमें पता ये चलता है कि अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं, लेंथ अगर मैं इंक्रीज कर दूं, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर g पे बढ़ा दो, g डिवाइड बाय,
जी कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे मतलब चेंज करेंगे, बढ़ेगा एक तो कम होगा। अगर मैं प्लैनेट ही चेंज कर दूं, मैं अर्थ से दूसरी तरफ जाऊं, मून पे जाऊं, मून पे पेंडुलम लेके जाऊं और वहां पे ऑसिलेट करूं, तो क्या मिलेगा मुझे? चेंज मिलेगा। अगर ग्रेविटी ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी कम है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो इसका मतलब टाइम पीरियड कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर एंड जी के ऊपर। लेकिन एक बात मैं बता दूं, टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब ये स्मॉल स्फीयर की जगह में बड़ा सा स्फीयर लगा दूं, मेटल का लगा दूं, कौन सा भी लगा दूं, मास अगर मैं चेंज कर दूं तो उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड एज इट इज रहेगा। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ओनली डिपेंड्स ऑन जी एंड लेंथ। बाकी मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, एम्पलीट्यूड के ऊपर भी वो डिपेंड नहीं करता। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रखनी है। टाइम पीरियड इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तीसरा पॉइंट मत लिखो, इसको चाहे तो एज ए नोट लिख लो आप लोग, है ना, नोट। टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंड्स ऑन, not depends on mass, मास के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करोगे बहुत अच्छे से। वो डायग्राम में थीटा दिखाना है, टेंशन टी दिखाना है, mg दिखाना है, mg cos थीटा, mg sin थीटा दिखाना है। फिर हम लोग इसको लिखेंगे एज इट इज, जो मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन। अब देखो मैं सभी स्टेटमेंट्स आपको दे रही हूँ, आप एज इट इज एग्जाम में लिखोगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे ये mg cos थीटा, mg sin थीटा, ये सब कंपोनेंट वगैरह लिखो। फिर रेस्टोरिंग फोर्स से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करो। माइनस mg sin थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा को हम थीटा कंसीडर करेंगे। थीटा का फॉर्मूला बाय यूजिंग दैट ट्रायंगल हम लोग निकालेंगे। एंड उसके बाद हमने क्या किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमने वो फॉर्मूला थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई किया, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ma इज इक्वल टू माइनस mg x अपॉन l। फिर हमने mm कैंसिल किया, a x को इधर शिफ्ट किया, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में उसको लिखा। देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर a डिवाइड बाय x, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट a अपॉन x। ये हमने यहाँ पे पुट किया। पुट करने के बाद a अपॉन x का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट किया, एंड देन मुझे यहाँ पे मिला टाइम पीरियड का फॉर्मूला। दिस इज रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, और उसको मैंने टाइम पीरियड इज डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे हमने लिखा। ठीक है, जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यही ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं। देखो अभी अभी हमने देखा कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। आई मस्ट हैव टू टेक द वाइट कलर, है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ओके, ये मैंने पुट किया इसके अंदर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। पहला फैक्टर, इट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। पहला फैक्टर लिखोगे आप लोग। दूसरा फैक्टर, it is depends on acceleration due to gravity। ओके, ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारा दूसरा फैक्टर है। ठीक है, ये आपने, है ना बच्चों, ये जो मैंने लिख के दिया यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे नहीं लिखा ना, तो भी कोई प्रॉब्लम। जब उन्होंने पूछा है फैक्टर्स भी लिखो तो आप लिखो, नहीं पूछा तो मत लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है।
वैसे एक्स्ट्रा लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहे फैक्टर्स। ओके, आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्या रहेगी। टाइम पीरियड तो निकाल लिया, इसके लिए आपको टाइम पीरियड का एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पता होना बहुत जरूरी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी मतलब होती है फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस passing in 1 second called as frequency. Number of oscillations passing in 1 second called as frequency. ओके, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करने वाले हैं n से। n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। ऐसे हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो n इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो n इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? देखो 1 अपॉन 2 पाई लिखती हूँ g बाय l, g को मैं डिवाइड करती हूँ l से। ठीक है, तो ये मुझे मिला फ्रीक्वेंसी। समझ में आ सबको? अपोजिट है, टाइम पीरियड के अपोजिट, बस हमें फॉर्मूला लिखना है, ऐसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करेंगे। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी सिंपल। अगेन चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट देखो क्या है अभी हम लोग देखते हैं कि लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। आप क्या करो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लर्न करो, फॉर्मूले के ऊपर से ही लॉज लर्न करो। मैं बताती हूँ कैसे लर्निंग करना है। देखो, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? टाइम पीरियड, मैं यहाँ पे ऐसे लिख के देती हूँ ना, ऐसे ही नोट्स बनानी है सब लोगों ने और ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? देखो, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। ओके, तो इसमें सबसे पहला लॉ जो है, इसके अंदर जो सिंबल्स है ना, उसी का लॉ बना दिया। सबसे पहला लॉ जो है दैट इज ऑफ लेंथ का लॉ है। तो देखो, सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ लेंथ हम लोग उसको बोलेंगे, लॉ ऑफ लेंथ। क्या है लॉ ऑफ लेंथ? टाइम पीरियड, एक मिनट मैं आपको इक्वेशन पहले बना के देती हूँ, इजी, एकदम इजी बताती हूँ। क्या करेंगे हम लोग? t को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेंगे? l करेंगे। कब आएगा ये? कब पॉसिबल है? 2 पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, g यहाँ पे कांस्टेंट ही है, और मैं लेंथ चेंज कर रही हूँ। तो लेंथ का असर टाइम पीरियड पे क्या होगा वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका मतलब टाइम पीरियड ये ऊपर है ना, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखोगे। अगर डिवाइड बाय होता तो मैं डिवाइड बाय लिखती, ऊपर है तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखूंगी। ठीक है, तो लॉ ऑफ लेंथ क्या है बच्चों? एट कांस्टेंट acceleration due to gravity, time period of simple pendulum is directly proportional to square root of length। लेंथ को क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा पहला लॉ। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ। बहुत सिंपल है बच्चों। सेकेंड लॉ में कौन आएगा? अभी कौन बचा? g। 2 पाई तो कांस्टेंट ही है, वो बेचारा नहीं चेंज होगा, बस लेंथ चेंज करेंगे। लेंथ का हो गया। अब मैं क्या करूंगी? लेंथ को कांस्टेंट रखूंगी, g को चेंज करूंगी। तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, ये डिवाइड बाय है। अगर डिवाइड बाय वैल्यू बढ़ जाए तो टाइम पीरियड घट जाएगा, डिवाइड बाय वैल्यू घट जाए तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है,
तो सेकेंड लॉ में लिखती हूँ, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बनेगा जी, देखो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन बना देती हूँ आपको, उसके ऊपर से आप लोग लॉ लर्न करोगे। t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी आएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय है, मतलब g में बढ़ा दूं तो यहाँ पे t घट जाएगा, t कम हो जाएगा ना। एट कांस्टेंट लेंथ टाइम पीरियड is inversely proportional to square root of जो इक्वेशन है उसको सेंटेंस बना दो बस, स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये रहा हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा लॉ इसमें क्या बनता है पता है क्या? लॉ ऑफ मास। मास क्या होगा? इंडिपेंडेंट। मास है ही नहीं हमारे फॉर्मूले में, तो वो मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे टाइम पीरियड is independent on mass, and fourth law क्या है? टाइम पीरियड is independent on amplitude also। ये एम्पलीट्यूड के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता, मास के ऊपर भी नहीं डिपेंड करता, एंड इट डिपेंड्स ऑन एल एंड जी। एंड कैसे डिपेंड करता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो स्क्रीनशॉट निकालो। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम के ऊपर जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी कब पूछा गया था? 2022 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप जरूर देखो क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या पूछा है मैं बताऊंगी। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ट्रू एंड फॉल्स के लाइक क्वेश्चन वहां पे पूछा गया था 2022 में, फरवरी के क्वेश्चन पेपर में। तो पहले तो आप ये जान लो कि सेकेंड्स पेंडुलम होता क्या है। बच्चों सेकेंड्स मतलब क्या? सेकेंड का मतलब होता है टू आता है 2 सेकेंड, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड्स पेंडुलम। तो इसको डिफाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? देखो डेफिनेशन, अ सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds called as seconds pendulum। टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड कॉल्ड एज सेकेंड्स पेंडुलम। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ अभी, हाँ और एक बात, ये सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, इसकी लेंथ क्या रहेगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। बहुत बार बच्चों हमारी लैबोरेटरी में जो पेंडुलम होता है ना, वो सेकेंड्स पेंडुलम भी होता है, मतलब उसकी लेंथ जो है ना वो कितनी होती है मैं बताती हूँ आपको। तो हमारी लैबोरेटरी में वो ही पेंडुलम होता है। मतलब फिजिक्स लैब में अगर आप देखोगे, मैंने प्रैक्टिकल लिए हैं बहुत सारे बच्चों के, मैं प्रैक्टिकल लेती हूँ, हमारा बार पेंडुलम होता है। तो बार पेंडुलम की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर। ओके, तो इसकी लेंथ हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है? 2 सेकेंड बोला है।
एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है कितना है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। मुझे क्या निकालना है, एल निकालना है। तो पहले मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा, पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेती हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से अगर स्क्वेयरिंग किया तो मिलेगा पाई स्क्वेयर, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, पाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, क्या बनेगा, एल डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1 ये पाई स्क्वायर इस साइड आके इसको डिवाइड होगा, तो एल इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये जी मैंने इधर शिफ्ट किया तो जी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर, जी कितना है 9.81 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर हमने किया, 3.14 का स्क्वायर कितना आता है, दैट इज इक्वल टू नियरली ऑल्सो 9 पॉइंट समथिंग, राइट ना। जी का स्क्वायर अगर हमने किया तो वो भी 9 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 9.872 आता है इसका स्क्वायर, है ना। इसका मतलब 9.81 डिवाइड बाई 9.872 इसका स्क्वायर आप करके देखो, यही आएगा। तो L इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 9.81, एक मिनट इसको कट कर देते ना, यहाँ कट करने के बाद 0.999 समथिंग आंसर मिलता है। तो बच्चों 0.999 इज नियरली इक्वल टू 1 में ले सकती हूँ, इस 9 को राउंड ऑफ किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 मीटर। बच्चों एक बात याद रखनी है आपको कि सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ हमेशा कितनी रहेगी, 1 मीटर, या फिर जो पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर होती है उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड आता है। आया समझ में, सेकेंड पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर रहेगी या फिर जिसकी लेंथ 1 मीटर आएगी उसका टाइम पीरियड हमेशा आपको कितना मिलने वाला है, 2 सेकेंड्स मिलने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर है ना जेई में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे, क्वेश्चन इस टाइप का था। स्टेटमेंट 1 था कि टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम 2 सेकेंड होता है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम कितना होता है, 2 सेकेंड होता है, तो ये ट्रू है ना। उन्होंने आई थिंक 1 सेकेंड करके दिया था, राइट। उन्होंने बोला था कि टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 1 सेकेंड, फॉल्स है, ओके। और दूसरा स्टेटमेंट दिया था t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ऐसे उन्होंने बोला था। एंड दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि एक्सट्रीम पोजीशन के लिए सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या रहेगा। मीन से एक्सट्रीम के लिए क्या रहेगा बच्चों, ये देखो, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। पेंडुलम यहां से यहां जाएगा ना, पेंडुलम यहां से यहां जाएगा, तो यहाँ पे उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के यहाँ से हाफ, फिर वापस इस साइड जाएगा हाफ एंड देन 1, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हाफ टाइम लगता है। मीन से एक्सट्रीम के जाने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, हाफ टाइम लगता है। तो ये कितना बनेगा, डेल्टा टी मान लो, इसको मैं नाम दे देती हूँ। तो टी डिवाइड बाय 2 हम लोग करेंगे, तो टी हमारा कितना है 2 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, ये 1 सेकेंड आएगा। तो कितना आता है, हाफ, दैट इज 1 सेकेंड। आया समझ में। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मतलब बस आपको क्या करना था, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो निकालना था, एंड मीन पोजीशन का एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है वो बताया था, और ट्रू है या फॉल्स है ये उन्होंने पूछा था। जेई 2022 में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा। एक्चुअली वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे जरूर डालती हूँ, बट बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कॉम्पिटेटिव मत लो, आप है ना बोर्ड ही कंप्लीट करो, इसलिए मैंने अभी बोर्ड के ऊपर ही फोकस किया है। कॉम्पिटेटिव का कॉर्नर जो है वो मैं बाद में कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो हम लोग बोर्ड के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, आई मीन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं लेने वाली हूँ। बच्चों अभी हम बात करते हैं, देखो 11th में हम लोगों ने कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम या कॉनिकल पेंडुलम की बात की थी 11th में, है ना। मतलब उसका डेरिवेशन, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल 11th में नहीं, रोटेशनल डायनेमिक्स में भी हमने पढ़ा है कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है।
आपको याद है मैंने बताया था, देखो मैं एक बार आपको बताती हूँ वापस। हमने क्या किया, ये पेंडुलम लिया और इस पेंडुलम को मैंने अगर ऐसे ऑसिलेट किया तो ये क्या कर रहा है बच्चों, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है ना। जब मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करती हूँ तो ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है और उसकी स्ट्रिंग अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो स्ट्रिंग क्या बना रही है, यहाँ पे एक कोन बना रही है। समझ में आ रहा है सबको? ये देखो ये स्ट्रिंग यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ से आप देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा, एक ऐसा कोन दिखेगा। तो ये यहाँ पे एक कोन बना रही है। अब इसी को मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात किया, इसी को जब हम ऐसे मोशन देते हैं तो ये कौन सा बनाता है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। इसको मैं ऐसे ऑसिलेट करूं तो ये कोन बनाता है, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाता है। और जब मैं इसको ऐसे ऑसिलेट करूं तो ये सिंपल पेंडुलम होता है। समझ में आया? तो ये रहा हमारा सिंपल पेंडुलम। इसको ही मैं ऐसे ऑसिलेट करूं तो ये बन गया हमारा कॉनिकल पेंडुलम। तो बच्चों अगर आपको याद होगा कोनिकल पेंडुलम में हमने क्या किया था, इस वेट के दो कंपोनेंट बनाए थे, एक ये कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट। ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टेंशन है, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे इस साइड में हमने लिया था, इस साइड में हमने लिया था, आपको याद होगा शायद से। तो ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक्चुअली, रोटेशनल डायनेमिक्स देखो वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखो क्या डिफरेंस आएगा दोनों के अंदर, सोचो जरा। बहुत सिंपल है बच्चों, बस 4 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। क्या है देखो, ट्रैजेक्टरी मतलब क्या, ये जो जिस पाथ से ये चलता है उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो कॉनिकल पेंडुलम किस पाथ से चलता है, ये सर्कुलर पाथ में चलता है। कौन सा सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये ऐसा जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है, ऐसा जो सर्कल है वो वर्टिकल है ना। ऐसा जो सर्कल है वो हॉरिजॉन्टल है एंड ऐसा जो सर्कल है वो वर्टिकल है। समझ में आ रहा है? डर लग रहा है? तो इसका जो पाथ है बच्चों वो कौन सा है, देखो इसका पाथ मतलब ट्रैजेक्टरी and the plane of the motion of the bob is horizontal circle। एक horizontal circle बना रहा है, trajectory and plane of the bob is horizontal circle। और इसका कैसा है, ट्रैजेक्टरी मतलब ये वर्टिकल सर्कल ही हुआ ना। देखो इसका वर्टिकल सर्कल का एक छोटा पार्ट मैंने लिया है ये, इसी को अगर मैं ऐसा रोटेट कर दूं तो एक वर्टिकल सर्कल बन जाएगा, राइट ना। तो ये वर्टिकल सर्कल बना तो वर्टिकल सर्कल का छोटा सा पार्ट अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे दिस ट्रैजेक्टरी इज द वर्टिकल सर्कल। इसका ट्रैजेक्टरी कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, और इसका ट्रैजेक्टरी कौन सा होता है, वर्टिकल सर्कल। क्लियर एवरीवन? उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल सर्कल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है हर एक पॉइंट पे, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि बॉब का हाइट तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो ऐसे रोटेट हो रहा है, एक ही हाइट पे वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी, वो जब इंटरचेंज होते हैं तो वो चेंज होती है। यहाँ पे अभी क्या, यहाँ पे तो चेंज हो रही है, हमने कॉन्स्टेंटली मीन पोजिशन पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और निगेटिव एक्सट्रीम पे भी मिनिमम, लेकिन मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ऑलरेडी इसका एक बहुत बड़ा लेक्चर बना के मैंने अपलोड किया है एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मिनिमम होती है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड एंड देयर सम इज कंजर्व्ड। ओके, ये दूसरा पॉइंट आएगा। ओके, क्लियर एवरीवन? उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये देखो ये कोन बन रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कोन बन रहा है ना, ऐसे सर्कल बना रहा है। ओके, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा आएगा, ये बॉब है, यहाँ पे ये बॉब है, इसके ऊपर ये एक फोर्स लग रहा है, ये एक फोर्स लग रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर है इस सर्कल के, मतलब ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये टेंशन है, टेंशन को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, एक ये, ठीक है। और ये कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, जो कि गवर्न कर रहा है टोटल सर्कल को चलाने का काम वही कर रहा है। कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने देखा है ना। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज द गवर्निंग फोर्स फॉर द एनर्जी कन्वर्जन ड्यूरिंग द मोशन। यहाँ पे हमने पेंडुलम कैसे देखा था? ऐसे, है ना। तो इसका ये कंपोनेंट वेट यहाँ पे था और ये कंपोनेंट हमने लिया था, ये वाला। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट। सर्कल ऐसे बन रहा है, ऐसे, तो ये इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बनता है ना। टेंजेंशियल कंपोनेंट गवर्न कर रहा है कन्वर्जन ऑफ द एनर्जीज को। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं पीरियड। टाइम पीरियड कितना है? इसका आता है 2 पाई, उसको हमने डिराइव किया है ऑलरेडी, रोटेशनल डायनेमिक्स देखो आप लोग। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। यहाँ पे कॉस थीटा नहीं है, यहाँ पे बस एल है। दोनों में डिस्टिंग्विश देखो क्या है, 2 पाई है, 2 पाई है, जी है, एल कॉस थीटा है, यहाँ बस एल है, इतना याद रखो, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, टी इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। बराबर है, जब हम उसको ऐसे रोटेट करते हैं तो वो एक फिक्स्ड एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ। लेकिन यहाँ पे विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड द स्ट्रिंग कैन चेंज एट सम इंस्टेंसेस। अगर हमने एम्पलीट्यूड बड़ा कर दिया तो उसका एंगल चेंज हो सकता है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस आता है बच्चों। इस डिफरेंस को है ना जरूर लर्न करें, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और उसके हिसाब से उसको लिखने की कोशिश करो। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से वो देखने वाले हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज में पूछे गए सवाल है, वही मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टार्ट करो इसको, एक्सरसाइज का सवाल है। क्वेश्चन पहले आप लोग रीड करो, उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देन मैं सॉल्व करके दूंगी आपको। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM, ओके, ऑफ पीरियड 4 सेकेंड्स, मतलब टाइम आपको देके रखा है टी कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। गिवन पहले लिख लेना है, हमेशा क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, एटसेट्रा। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन will the displacement of the bob be 1/3 of its amplitude? x कितना है, a/3 1/3 of its amplitude, मतलब a/3 देके रखा है एंड हमें स्मॉल t निकालना है। स्मॉल t की वैल्यू निकालनी है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो स्मॉल t निकालना है और हमें x कितना देके रखा है, a/3, सो t इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट का ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे विच वन, दैट इज x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। और ओमेगा को भी मुझे रिप्लेस करना होगा क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन t की है, तो मैं ओमेगा को रिप्लेस कर दूंगी 2π/t से, है ना। तो t पुट करते आएगा मुझे। चलो सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। लॉग टेबल लगे तो लॉग टेबल लेके बैठना है सब लोगों ने। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। x कितना है यहाँ पे, a/3 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो 1/3 आएगा, राइट। साइन ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं 2πt/t इज इक्वल टू कितना है, 1/3। तो साइन 2πt अपॉन t इज इक्वल टू 0.3333 एटसेट्रा। तो ये t कितना है उसको पुट कर दो, 2πt डिवाइड बाय t की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0.333। 2 2 4, मतलब ये साइन को उधर शिफ्ट करते हैं तो πt अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.333। ओके,
अब देखो यहाँ पाई टी ही मुझे निकालना है, बाकी सभी वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आती है पता है कि 19.45 डिग्री आती है। लॉग टेबल में देखो आपको मिल जाएगी, ये हमें मिलता है 19.45 डिग्री। तो टी मुझे निकालना है, तो मैं पाई बाय 2 को उधर शिफ्ट करती हूँ, तो ये बनेगा 2 डिवाइड बाय पाई इंटू 19.45। तो लेकिन बच्चों ये पाई बाय 2 है, मतलब रेडियन में है, मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 बाय पाई इंटू पाई बाय 180 इंटू 19.45। तो ये पाई पाई गेट कैंसल, 2 90s आएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, 19.45 किसकी वैल्यू है डायरेक्टली लिखा मैंने है, t इज इक्वल टू 19.45 डिवाइड बाय 90 को हम लोग 9 इंटू 10 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना बनेगा बच्चों, 9 2 जा ओके 2.6 एंड 6 1 समथिंग आता है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 2.616 इंटू 10⁻⁻1 आएगा। और 10⁻⁻1 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, 0.261। ऐसे आंसर आना चाहिए, 261 नहीं 216। ये कितना आता है, 9 2 18, यस 16 ही आना चाहिए। मैंने कैसे 616, मैम कैलकुलेशन में बहुत गलतियां कर देती है ना, होती है बच्चों, क्या करूँ, गलती हो जाती है। छोटी छोटी बड़े बड़े मैं कर लूंगी, लेकिन छोटे छोटे कैलकुलेशंस में हमेशा गलती कर देती है। ओके, ये कितना बनेगा, दैट इज 2.16 और ये 10⁻⁻1 अगर उधर शिफ्ट करें +1 तो ये -1 आ जाएगा। तो ये 0.216 ऐसे हमें आंसर मिलेगा 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, अपनी नोटबुक में इसको कॉपी जरूर करना है, बहुत अच्छे से कॉपी करना है। ओके, ये स्टार्ट करो, ये हमारे एक्सरसाइज का ही सवाल था। ऐसे ही एक्सरसाइज में 2 और सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैं ले लेती हूँ। तो क्वेश्चन देखो, आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, इसको रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कॉमन स्टूडेंट्स यू कैन डू इट। A simple pendulum of length देके रखी है 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कितना आएगा बच्चों, उसको 1 मीटर लिख लो। Performs SHM. Find the restoring force acting on its bob of mass 50 gram. M देके रखा है। When the displacement, मतलब x is equal to 3 centimeter from the mean position is, displacement from the mean position is 3 centimeter, पहले 3 सेंटीमीटर। तो ये x देके रखा है, m देके रखा है, l देके रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेस्टोरिंग फोर्स, मतलब F इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, kx। मतलब यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो k निकालना है, बट k निकालने के लिए मेरे पास ओमेगा नहीं है, m तो है। देखो बताती हूँ, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो क्या है, 100 सेंटीमीटर लेंथ देके रखी है, एल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर, इसको हम लोग 1 मीटर लेके चलते हैं, है ना। एसआई में हमेशा कन्वर्ट कर लेना है। फाइंड द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास, एम देके रखा है कितना 50 ग्राम। 50 ग्राम मतलब कितना, 50 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ये कितना आएगा 5 इंटू ये 10⁻⁻3, मैंने वहां पे 10 को मल्टीप्लाई किया तो 1, 3 मतलब -2 बनेगा किलोग्राम, है ना। किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। x देके रखा है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर रह गया यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 3 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड हमें निकालना है रेस्टोरिंग फोर्स। बच्चों फॉर्मूला क्या है रेस्टोरिंग फोर्स का, सबसे पहले तो रेस्टोरिंग फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, k इंटू एक्स। दूसरा k निकालने के लिए m इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m है ना, तो m इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m है, तो m को मैंने इधर शिफ्ट किया तो k मिल जाएगा।
लेकिन ओमेगा कहाँ है मेरे पास, तो ओमेगा हम लोग कैसे निकालेंगे, 2π/t से, L दिया है नहीं, t दे के रखा है क्या, t हमारे पास नहीं दिया है, 2π/t, t तो यहाँ नहीं है, तो ओमेगा निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला, नहीं, सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स लेंथ। ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, लेंथ 1 मीटर दी है ना, मैंने क्या बोला, लेंथ 1 मीटर दी है, बट उन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया है। देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैंने क्या बोला, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड्स, राइट। तो क्योंकि उसको हम सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं, तो मुझे यहाँ पे टी भी लेना है, कितना, 2 सेकेंड। ओके, ये क्वेश्चन है, तो लॉजिक लगाना था, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे, ओमेगा निकाल लेते हैं 2π/t का यूज करके, क्योंकि ओमेगा नहीं मिलेगा तो k नहीं मिलेगा, k नहीं मिलेगा तो f नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा। चलो ओमेगा निकालने के लिए मैं t यूज कर लेती हूँ। सबसे पहले हम ओमेगा को सॉल्व करेंगे। पहला ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, तो t हम पुट करेंगे 2, तो 2 कैंसिल होगा, ओमेगा मुझे मिलेगा पाई रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए बच्चों। उसके बाद देखो अभी k निकाल लेती हूँ तुरंत, सेकेंड पॉइंट हमारा k इज इक्वल टू है m इंटू ओमेगा स्क्वायर। m कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻², ओमेगा स्क्वायर है पाई। ओके, इसको याद रखो, बाद में पुट कर देती हूँ। उसके बाद अभी निकालना है मुझे फोर्स, थर्ड पॉइंट हमें फोर्स ही, मेन तो हमारा फोर्स ही है, रेस्टोरिंग फोर्स निकालने बोला है, तो k इंटू एक्स है ना, तो k कितना है, 5 इंटू 10⁻² इंटू x कितना है, 3 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर में है तो 3 इंटू, एक मिनट, पाई रह गया, पाई मीनाक्षी मैम, पाई लिख दो, पाई इंटू x 3 इंटू 10⁻²। ऑफलाइन में होते ना बच्चों तो सारे चिल्लाते, मैम पाई रह गया, सब बच्चे ऐसे चिल्लाते हैं। टीचर्स की गलती निकालने में बड़ा मजा आता है, बट है ना। चलो इसको सॉल्व करने थे, 5 3 15 इंटू पाई की वैल्यू, बच्चों एक गलती कर दी, आपको ऐसे नहीं लगता, पाई स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, है ना, स्क्वायर चाहिए क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है ना, यस, गलती निकाली नहीं आपने, तो 10⁻² -4 बनेगा। एंड अगेन इसकी वैल्यू 3.14 का स्क्वायर मतलब 9.827, ऑलरेडी हमने यूज किया है इसको। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे मिलेगा -4, 1.48, अभी यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया है 1.48 इंटू 10⁻²। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1.48 इंटू 10⁻² न्यूटन, ये है फोर्स। आप लोग कैलकुलेशन करके देख सकते हैं बच्चों, -4 भी रखा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो वैल्यू आएगी बस उसको -4 लगा दो। पॉइंट शिफ्टिंग अगर कंफ्यूजन होता है तो एज इट इज रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। चलो पढ़ लो जल्दी से और सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें हमें लॉग टेबल का यूज करना पड़ना है। लॉग टेबल सीख लो बच्चों, अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो लॉग टेबल वीडियोस देख के लॉग टेबल सीख लो। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है इसका। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम if the acceleration due to gravity at the place changes from 9.75 meter per second square to 9.8 meter per second square। हमें क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ, मतलब L2 माइनस L1 निकालना है बच्चों आपको। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू व्हाट, ये मुझे चाहिए। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लेस चेंज। यहाँ पे g चेंज किया है, क्या चेंज किया है, g1 g2 लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से L1 L2 एंड देन दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये ऐसे हमें निकालना है। और बोला गया इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस, हाँ
टाइम पीरियड लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकेंड्स पेंडुलम है तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का टाइम तो 2 सेकेंड ही रहेगा। ग्रेविटेशन चेंज करने के बाद लेंथ चेंज करनी पड़ेगी हमें, लेंथ यहाँ पे सेकेंड्स पेंडुलम लेकिन चेंज नहीं होगा, उसका टाइम पीरियड हम सेम लेंगे 2 सेकेंड 2 सेकेंड। तो देखो कैसे सॉल्व करना है मैं बता देती हूँ। गिवन क्या है, जीवन कितना दिया है 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, G2 दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो बच्चों यहाँ T1 लेती हूँ तो ये L1 G1 आएगा एंड T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G2 आएगा। तो दोनों का यहाँ पे सेम टाइम पीरियड है तो मैं लिखूंगी T1 इज इक्वल टू T2। इसका मतलब 2 पाई अंडर रूट L1 अपॉन G1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L2 अपॉन G2। 2 पाई गेट कैंसिल, दोनों साइड में स्क्वायरिंग किया तो मिलेगा L1 अपॉन G1 इज इक्वल टू L2 अपॉन G2। ओके, तो मुझे क्या निकालना है, L2 माइनस L1 निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, L2 को एज इट इज रखती हूँ, इधर L1 को शिफ्ट कर देती हूँ। तो L2 बाई L1, तो G1 L1 को मैंने शिफ्ट किया ना, G2 को इधर शिफ्ट करो, ये क्या बनेगा G2 बाई G1, G2 को इधर L1 को इधर, यस करेक्ट, G2 बाई G1। G2 कितना है 9.8 डिवाइड बाय G1 कितना है 9.75। लॉग देखना पड़ेगा बच्चों, L2 बाई L1 इज इक्वल टू, लॉग का यूज करके सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलता है 1.005। कितना मिलता है 1.005 मिलता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इससे तो मुझे रेशो मिल रहा है, मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए L2 माइनस L1। तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड में -1 कर देती हूँ तो डिफरेंस मिल जाएगा। कैसे देखो, L2 बाई L1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.005 माइनस 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, L2 माइनस L1 डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू 1.005 माइनस 1 कितना आएगा 0.005 आएगा। ठीक है, तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.005 इंटू L1 आएगा। तो बच्चों L1 तो हमें पता है, ये सिंपल सेकेंड्स पेंडुलम है तो L1 1 रहेगा। इसका मतलब L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 0.005। सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ हमेशा मैंने क्या बोला 1 मीटर रहेगी। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, दैट इज इक्वल टू 0.005 मीटर। ये मुझे दोनों का डिफरेंस मिल रहा है। क्लियर एवरीवन, दोनों का डिफरेंस हमें मिल रहा है, समझ में आया? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो बच्चों आज हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। मैं सभी टॉपिक जल्दी से अपलोड करने वाली हूँ। सभी लेक्चर्स होंगे, सभी चैप्टर्स खत्म हो गए, आप टेंशन मत लो। एग्जाम के पहले ज़रूर उसको ख़त्म करवा दूँगी। अभी इसका बस लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, 2 ही टॉपिक्स बचे हैं, 5.13 एंड 5.14। बस उसके बाद हमारा ये चैप्टर 5.14 एंड 5.15 ऐसे 3 ही टॉपिक बचे हैं, लेकिन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूँगी, लेकिन तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड